ज्वाला द्वीप पार्ट 6। नागवर्मा ने करवीर की सलाह का स्वागत किया और उसके अनुसार ही कार्यवाही करने का निश्चय किया। इसका एक कारण यह भी था कि वह दुर्ग में सबसे पहले स्वयं प्रवेश नहीं करना चाहता था। पहले वह अपने सैनिकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता था और जब किसी प्रकार की आशंका न हो तभी दुर्ग में प्रवेश करना चाहता था। थोड़ी देर वह खड़ा रहा, फिर उसने दुर्ग के ध्वस्त द्वार को देखा और करवीर की ओर मुड़कर कहा, करवीर, तुम्हारा परामर्श समय के अनुरूप है, हम ऐसा ही करेंगे। इतना कहकर उसने अपने घोड़े को पीछे की ओर घुमाया और सैनिकों से बोला, तुम लोग निर्भय दुर्ग में प्रवेश करो। यह तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग युद्ध के बिना ही दुर्ग पर अधिकार कर सकते हैं। न्याय और धर्म हमारे पक्ष में है, इसलिए भगवान ने हमें यह अवसर प्रदान किया है। यह ठीक है कि हमें धवलगिरी में पराजय का मुँह देखना पड़ा, पर अब हमें विजय का मौका मिला है और हम अवश्य ही उसे प्राप्त करेंगे। वीरों, तुमने नागवर्मा का साथ दिया है और उसके लिए तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। नागवर्मा के आदेश का मिलना था कि सैनिक दुर्ग के ध्वस्त द्वारों से भीतर प्रवेश करने लगे। नागवर्मा तथा करवीर घोड़ों को इधर उधर घुमाते हुए चेतावनी देने लगे, जल्दी करो, किले की दीवारों की सेंघों तथा बुर्जियों की मरम्मत करके हमें युद्ध के लिए तैयार होना है। तारकेश्वर की सेना शीघ्र ही हमें घेर सकती है। थोड़ी ही देर में सारी सेना दुर्ग के भीतर प्रवेश कर गई। नागवर्मा और करवीर कुछ देर तक बाहर ही इंतजार करते रहे कि शायद किले के भीतर किसी प्रकार का शोरगुल हो, पर वहाँ कोई हलचल न पाकर उनकी हिम्मत बढ़ गई। नागवर्मा ने कहा, हम व्यर्थ ही डर गए थे। वास्तव में दुर्ग में कोई दुश्मन नहीं है। शंका भी कैसी बुरी चीज़ है। हम तरह तरह का विचार करते रहे और यहाँ चिड़िया का भी पता नहीं है। फिर भी हमें सावधान रहना है और किसी भी तरह के खतरे के लिए तैयार होना है। सबसे पहले अब हमें दुर्ग की रक्षा और मरम्मत के काम में लगना चाहिए। करवीर ने स्वीकृति देते हुए सिर हिला दिया। इसके बाद दोनों दुर्ग की ध्वस्त दीवारों के बीच से अपने घोड़ों को आगे बढ़ाने लगे। अभी वे दोनों किले के अंदर कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक सेना में हलचल मच गई। राक्षस, राक्षस! चिल्लाते हुए कुछ सैनिक बाहर निकलने के लिए भागने लगे। महाराज, धोखा है, धगा है, हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। इस समय तो किसी तरह जान बचाकर भाग निकलना चाहिए, फिर मौका मिला तो इनका खत्म किया जाएगा। आप घोड़े को वापस मोड़ लीजिए। यह कहकर करवीर ने अपने घोड़े का मुंह पीछे की तरफ घुमा लिया। क्या कहा? धोखा है? यह कहकर नागवर्मा ने भी अपने घोड़े को मोड़ लिया और दुर्ग के सामने वाले मैदान की तरफ बढ़ा दिया। द्रोही नागवर्मा भाग रहा है। जंगल में प्रवेश करने से पहले उसे पकड़ना है। चित्रसेन की यह पुकार नागवर्मा के कानों में गूंज उठी। दूसरों ही क्षण राक्षसों का अट्टहास सुनाई दिया और कुछ पाषाणी गदाएं बड़ी तीव्र गति के साथ करवीर और नागवर्मा के घोड़ों की बगल से निकल गई। करवीर के भय का कोई ठिकाना न रहा। वह कांप कर बोला, महाराज, राक्षस समझ गए हैं कि हमें वे लोग जिंदा बंदी नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमें मारने के लिए हम पर शिलाओं से बनी गदाएं फेंक रहे हैं। हमारे लिए हितकर होगा कि हम जल्दी से जल्दी जंगल में पहुंच जाएं। अरे कैसा द्रोह है, कैसा अन्याय है! इस प्रकार नागवर्मा पागल की तरह चिल्लाता हुआ घोड़े को सरपट दौड़ाने लगा। इसी बीच उग्राक्ष ने अपनी गदा को फेंका। वह गदा करवीर के घोड़े पर जा लगी। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और धम से आगे की तरफ गिर पड़ा। घोड़े पर सवार करवीर लगाम की पकड़ ढीली पड़ जाने के कारण गेंद की तरह हवा में उछल गया। करवीर की चिल्लाहट सुनकर नागवर्मा ने घोड़े को रोका और पीछे की तरफ मुड़कर देखा। उग्राक्ष की गदा के आघात से करवीर के घोड़े की पिछली दो टांगें टूट गई थी, इसलिए वह जमीन पर लेटता हुआ तड़प रहा था। कुछ दूर पेड़ों के झुरमुट में जा गिरा करवीर तीर की तरह उठ खड़ा हुआ और महाराज, महाराज चिल्लाता हुआ नागवर्मा के पास दौड़ता हुआ आया। नागवर्मा दुर्ग की ओर दृष्टि दौड़ाकर बोला,
हम अगर यहाँ कुछ क्षण भी और रुके रहे तो हम जिंदा नहीं बच सकते। हमारी पूरी सेना दुर्ग के अंदर खत्म हो चुकी है। जो थोड़े से सैनिक बच गए हैं वे हमारी तरफ दौड़े आ रहे हैं। करवीर ने भी सिर घुमाकर उधर देखा। कुछ सैनिक चिल्लाते हुए जंगल की तरफ दौड़े हुए आ रहे थे। कुछ राक्षस तथा चित्रसेन के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। करवीर, क्या हम दुश्मन से बचकर भाग सकते हैं? क्या खतरे की इस घड़ी को टाला जा सकता है? हमें उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन ऐसी गहरी चाल चलेगा। अब क्या करें? तुमने अपना घोड़ा भी खो दिया है। नागवर्मा ने हताश होकर कहा। महाराज, शत्रु ने हमें पकड़ने के लिए जो चाल चली थी वह सफल हो गई है। अब हम घोड़े पर ही कैसे भागेंगे? हमें भी कोई चाल चलनी होगी। दुश्मन की दृष्टि को दूसरी ओर ले जाना होगा। देखिए, हमारे 2 सैनिक आ रहे हैं। हम शत्रु का सारा ध्यान उन पर केंद्रित करवा सके तो बात बन सकती है। हम उन्हें अपना घोड़ा देते हैं और कह देते हैं कि वे जंगल की तरफ भाग जाए। उन्हें भागते देख शत्रु समझेगा कि हम दोनों भाग रहे हैं। वह इनका पीछा करेगा। तब मौका पाकर हम दूसरी दिशा में भाग जाएंगे और इस तरह शायद अपने प्राणों की रक्षा कर पाएंगे। करवीर ने अपनी तरकीब बताई। करवीर का सुझाव नागवर्मा को बहुत ही उपयुक्त प्रतीत हुआ। वह तुरंत घोड़े से उतर पड़ा और उसने अपने पास आए 2 सैनिकों को उस घोड़े पर सवार होने का आदेश दिया और उनके सिरों पर अपना तथा करवीर का शिरस्त्राण रखकर बोला, सुनो, तुम दोनों पीछे मुड़े बिना भाग जाओ। राक्षस और चित्रसेन के सैनिक पीछा करते हुए आ रहे हैं। जल्दी करो। यह कहकर उसने अपनी म्यान से घोड़े पर पीछे से प्रहार किया। घोड़ा दौड़ पड़ा। करवीर ने देखा, चित्रसेन के सैनिक भारी संख्या में चले आ रहे हैं। उनमें से कुछ सैनिकों ने नागवर्मा के अनुचरों को जब घोड़े पर भागते हुए देखा तो वे जोर से चिल्ला उठे, अरे देखो, नागवर्मा और करवीर भाग रहे हैं। जल्दी करो, पकड़ो और बंदी बनाओ। यह अवसर चुकना नहीं चाहिए। नागवर्मा को जीवित पकड़ने का पुरस्कार मालूम है क्या है? राजा वीरसिंह का आधा राज्य और मुद्रा पकड़ने का पुरस्कार है 1000 स्वर्ण मुद्राएं। यह चिल्लाहट सुनकर करवीर मुस्कुराकर नागवर्मा से बोला, महाराज, हमारी चाल चल गई है। अब हम दूसरी तरफ पश्चिमी की दिशा में भाग सकते हैं। इसके बाद नागवर्मा और करवीर पेड़ों की ओट में छिपते और चित्रसेन के सैनिकों से अपने को बचाते हुए धीरे धीरे घने जंगल के बीच भाग गए। चित्रसेन और उग्राक्ष दुर्ग के द्वार पर खड़े थे। वे बंदी बने शत्रु सैनिकों से उनके नेता के बारे में सवाल कर रहे थे, पर उन्हें कुछ मालूम होता तब तो वे कुछ बताते। शत्रु सैनिक को इस बात का बिल्कुल पता न था कि नागवर्मा और करवीर चाल चलकर सुरक्षित जंगल में भाग गए हैं। जो शत्रु सैनिक घोड़े पर सवार होकर भागे थे और जिन्हें उग्राक्ष एवं चित्रसेन के सैनिकों ने भ्रम के कारण नागवर्मा और करवीर समझ लिया था और उनका पीछा किया था, चित्रसेन के वे सैनिक भी लौट आए थे। उन्होंने चित्रसेन से निवेदन किया, महाराज, हम नागवर्मा और करवीर को पकड़ने जंगल में गए थे। वे दोनों जंगल में गायब हो गए। देखते ही देखते वे किधर खो गए कुछ पता नहीं लगा। ऐसा लगता है कि उन्हें इस जंगल की पूरी जानकारी है। चित्रसेन ने निराश होकर कहा, वाह, दुष्ट नागवर्मा हमारे हाथों से बच निकला है। महाराज, नागवर्मा एवं करवीर को बंदी बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अभी अपने अनुचरों को सारा जंगल छानने का आदेश देता हूँ, उग्राक्ष ने कहा। इसके बाद उग्राक्ष का संकेत पाते ही उसके अनुचर हथियार लेकर जंगल में चारों तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही देर बाद चित्रसेन के पिता महाराज तारकेश्वर एवं चित्रसेन का सेनापति अजय सिंह अपने दलपल के साथ वहां आ पहुँचे। महाराज तारकेश्वर को यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि उनका पुत्र चित्रसेन किसी की सहायता के बिना ही कपिलपुर दुर्ग पर अधिकार कर चुका है और विजय एवं यश का भागी बना है। लेकिन उन्हें इस बात का दुख भी हुआ कि दुष्ट नागवर्मा जीवित भाग निकला है। कुछ ठहर कर महाराज तारकेश्वर बोले, उस दुष्ट नागवर्मा का जीवित रहना हमारे लिए सदा संकट का कारण है।
ज्वालाद्वीप के भागचर्मधारी के साथ उसकी गहरी मैत्री है। वह कभी भी उन भयंकर पक्षियों वाले लोगों की मदद से हम पर आक्रमण कर सकता है। उन पक्षियों पर विजय पाना असंभव कार्य है। वहाँ उपस्थित सभी लोग इस एक ही डर का शिकार थे। फिर भी सबको यह भरोसा हो रहा था कि उग्रक्ष के द्वारा भेजे गए राक्षस योद्धा उन दोनों द्रोहियों को अवश्य ही पकड़ लाएंगे। इसके बाद कपिलपुर के राजा वीर सिंह से चित्रसेन ने अपने पिता का परिचय कराया। वीर सिंह ने तारकेश्वर के सामने उनके पुत्र चित्रसेन की प्रशंसा के पुल बांध दिए और कहा, चित्रसेन के कारण ही आज मैं जीवित और स्वतंत्र हूँ। मैं अब राज्य के कार्यभार से भी मुक्त होना चाहता हूँ। मेरे कोई पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्री है। महाराज तारकेश्वर, मैं आपके साथ संबंध जोड़ना चाहता हूँ और विश्राम पाना चाहता हूँ। आशा है आप मेरा निवेदन स्वीकार करेंगे। तारकेश्वर ने इस वार्तालाप के पहले ही राजकुमारी कांतिमती को देख लिया था। सैनिकों की बातचीत से वे यह भी समझ गए थे कि उनका बेटा चित्रसेन राजकुमारी कांतिमती के प्रति आकर्षित है। इस विवाह से न केवल चित्रसेन को अपनी प्रिय पत्नी प्राप्त होगी, बल्कि उनका राज्य भी दुगना हो जाएगा। महाराज तारकेश्वर ने चित्रसेन और कांतिमती के विवाह को बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान की। महाराजा तारकेश्वर की स्वीकृति मिलते ही वहां उपस्थित सारे लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। विवाह का मुहूर्त शीघ्र ही निश्चित किया गया। विवाह के शुभ अवसर पर चित्रसेन ने सैनिकों एवं सेनानायकों को अनेक बहुमूल्य पुरस्कार प्रदान किए एवं चित्रसेन अपने सहयोगी और उपकारी उग्राक्ष को भी कोई अमूल्य उपहार देना चाहता था। चित्रसेन समझ नहीं पा रहा था कि उग्राक्ष को किस प्रकार से प्रसन्नता मिल सकती है। वह मनुष्य जाति का प्राणी तो था नहीं कि उसकी पसंद नापसंद को आसानी से समझा सके। इसलिए चित्रसेन के मन में असमंजस सा था। फिर भी वह उसे कुछ देना अवश्य चाहता था। उसने इसी विचार से प्रेरित होकर उग्राक्ष से कहा, उग्राक्ष, तुमने मेरी जो मदद की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं और रानी कांतिमती दोनों ही तुम्हारे प्रति कृतज्ञ है। आज के इस मंगल मुहूर्त में तुम कुछ मांगो। तुम जो भी पुरस्कार चाहोगे मैं अवश्य दूंगा। महाराज, आपने एक बार वचन दिया था, आज फिर से सोच लीजिए। मैं जिस पुरस्कार की कामना करता हूँ वह आपके मन को दुखी कर सकता है। उग्राक्ष ने कहा, मैंने वचन दिया है, तुम निश्चिंत होकर मांगो। चित्रसेन ने आग्रह दिखाया। महाराज, मैंने पहले ही दिन आपसे यह मांगा था कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को 18 वर्ष की आयु होने पर मेरे साथ सौंप देंगे, लेकिन अब मैं कुछ कारणों से अपना यह विचार बदलना चाहता हूँ। अब मेरी इच्छा है कि आपकी प्रथम संतान, चाहे वह लड़का हो या लड़की, उसे आप 5 वर्ष की आयु में ही मुझे दे दे। क्या आपको स्वीकार है? मेरी यही एक मांग है महाराज, उग्राक्ष ने कहा। राक्षस उग्राक्ष की कामना सुनकर चित्रसेन को पुनः आघात लगा, पर वह शीघ्र ही संभल गया। वचन तो वह बहुत पहले ही दे चुका था। अब इससे क्या अंतर पड़ता है कि वह संतान 18 वर्ष की आयु में उग्राक्ष को सौंप जाएगी या 5 वर्ष की उम्र में। उसे अपनी एक संतान से वंचित तो होना ही है। फिर उग्राक्ष तो मित्र है, शत्रु नहीं। सब कुछ सोचकर चित्रसेन ने गंभीर होकर कहा, उग्राक्ष, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, मुझे स्वीकार है। चित्रसेन की स्वीकृति पाकर उग्राक्ष प्रसन्नता के कारण उछल पड़ा। बोला, महाराज, मैं हमेशा आपके लिए आपका दास हूँ। यह कहकर उग्राक्ष ने चित्रसेन को नमस्कार किया। फिर वह अपने सेवकों की ओर मुड़कर हुंकार उठा, अरे तुम सब लोग यही हो ना? तुमने हमारा जो उपकार किया और वक्त पर मदद दी उसे हम कभी भूल नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य अपने वचन का पालन करेंगे। क्षत्रिय कभी अपने वचन से नहीं मुकरते, इसलिए मित्र की कामना की पूर्ति करनी ही चाहिए। उग्राक्ष ने अपने अनुचरों को पुकारा। दूसरे ही क्षण किले में इधर उधर फैले राक्षस दौड़कर उसके पास आ पहुँचे। इसके बाद उग्राक्ष ने चित्रसेन को अपने अनुचरों की ओर से यह आश्वासन दिया, महाराज, आप जब भी हमारी सहायता चाहेंगे तत्काल हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपको तो मात्र इतना करना होगा कि आप मेरे किले में संदेश मात्र भिजवा दें।
चित्रसेन ने हंसकर कहा, उग्राक्ष, चाहता तो मैं यह हूँ कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारे अनुचरों की सहायता की आवश्यकता न पड़े और मैं अपनी ही सामर्थ्य से शांतिपूर्वक शासन कर सकूं। पर अभी मेरा सारा ध्यान नागवर्मा और करवीर पर लगा हुआ है। अगर तुम्हारे अनुचर जंगल में गायब हुए राजद्रोही नागवर्मा और करवीर को बंदी बनाकर मुझे सौंप सके, अगर मुझे या तुम्हें भी कोई खतरा है तो इन्हीं दो दुष्टों से। महाराज, वे दोनों इस तरफ गायब हो गए हैं मानो उनका कहीं कोई अस्तित्व ही न हो, लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि वे इस तरह बहुत काल तक छिपकर जंगलों में नहीं रह सकते। मैं आज ही अपने आधे अनुचरों को इस काम के लिए नियुक्त करता हूँ कि वे लोग नागवर्मा और करवीर की खोज में लग जाए। उग्राक्ष ने चित्रसेन को आश्वासन दिया। जो एक भागचर्मधारी चित्रसेन के पक्ष में शामिल हो गया था, उसके मन में यह विश्वास नहीं था कि उग्राक्ष के अनुचर या अमरपाल भी उन दो दुष्टों को बंदी बना सकेंगे। उसने निराशपूर्वक सिर हिलाकर कहा, महाराज, मेरा संदेह है कि वे दोनों अब तक पूर्वी समुद्र में स्थित ज्वालाद्वीप के लिए प्रस्थान कर चुके होंगे। चित्रसेन के मन को भी कोई ऐसी ही शंका व्यतीत बन रही थी। तभी उग्राक्ष ने चित्रसेन से विदा मांगी और जंगल में निर्मित अपने किले की ओर अपने अनुचरों के साथ प्रस्थान किया। 2-3 महीने गुजर गए। इस बीच चित्रसेन को अपने गुप्तचरों के द्वारा अचानक यह खबर मिली कि राज्य में सर्वत्र चोरियां, डकैतियां, लूटपाट और आगजनी के कार्य जोर पकड़ते जा रहे हैं। प्रजा के अंदर भय बढ़ रहा है। उसे यह भी समाचार मिला कि ये लुटेरे भली भांति प्रशिक्षित और साथ ही पूरी तरह निर्भीक है। इन्हें प्राणों का कोई मोह नहीं है। ये जंगल के संकरे रास्ते और पहाड़ों के तहलटियों में छिपे रहते हैं तथा अचानक हमला करके यात्रियों एवं गांवों को लूट लेते हैं और सब जगह बड़ा भयानक दृश्य उपस्थित कर देते हैं। अगर कोई सामना करने का साहस करता है तो उसका घर ही नहीं, पूरा गांव जला डालते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से एक को भी कोई राजसैनिक पकड़ नहीं पाया। अगर कोई घायल होकर हाथ भी लग गया तो वह अपने पास छिपे कठिन विष का सेवन कर तुरंत जान दे देता है। इसलिए यह भी संभव नहीं है कि उन लुटेरों के मुंह से उनके सरदार का नाम जाना जा सके या उनके अड्डों का पता लगाया जा सके। ये सब समाचार जानकर चित्रसेन ने गहरा सोच विचार कर एक युक्ति निकाली और अपने विश्वास्त सैनिकों से गांव-गांव तथा जंगल की सभी छोटी बड़ी बस्तियों में इस आशय का ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब तक जो लोग लूट खसोट करके जनता में आतंक पैदा करते रहे, उन्हें क्षमा किया जाता है। यदि वे अपने हथियारों के साथ कपिलपुर में आकर आत्मसमर्पण कर दे तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को खेती करने के लिए भूमि दी जाएगी। चित्रसेन की इस युक्ति ने काम किया। एक हफ्ते के अंदर लगभग 50 लुटेरे अपने हथियारों के साथ कपिलपुर में आ पहुँचे। वे सब राजभवन के बाहरी आंगन में एकत्रित हो गए। चित्रसेन ने अपने नए सेनापति के रूप में नियुक्त अमरपाल को अपने साथ लिया और उन लुटेरों के पास पहुंचा। लुटेरा में से कुछ लोगों को अमरपाल ने पहचान लिया और चित्रसेन से कहा, महाराज, इनमें से कुछ लोग द्रोही नागवर्मा के साथी हैं। इन पर विश्वास करके इन्हें जमीन जायदाद देना खतरे से खाली न होगा। तुम लोगों का नेता नागवर्मा कहाँ है? क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा है? चित्रसेन ने लुटेरों से पूछा। महाराज, आपकी शंका सही है कि कभी हमने नागवर्मा के अधीन काम किया था, पर फिलहाल हमारा कोई नेता नहीं है। जब हम नागवर्मा की आज्ञा से कपिलपुर के दुर्ग में घुसे तब अचानक छिपे हुए आपके सैनिकों और उग्राक्ष के राक्षसों ने हम पर हमला बोल दिया था। हम में से अधिकांश लोग मारे गए थे, कुछ इधर उधर भागकर बच गए थे। हम वे ही बचे हुए लोग हैं, पर उसी समय से हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं है कि नागवर्मा का क्या हुआ, वह कहाँ है और क्या कर रहा है। आप हमारी बात सच मानिए, लुटेरों के नेता जसवीर नाम के एक आदमी ने कहा। तुम्हारी बातों पर मैं कैसे विश्वास करूं? चित्रसेन ने पूछा। महाराज, आपका ढिंढोरा सुनकर इस विश्वास के साथ हम आपकी सेवा में हाजिर हुए हैं कि आत्मसमर्पण के बाद हमें
राजभक्त नागरिकों के रूप में जीने का मौका दिया जाएगा। असली बात तो यह है कि हम जनता में आतंक फैलाने के लिए नहीं, बल्कि अपना पेट पालने के लिए तथा अपनी कोई हैसियत बनाने के लिए ही लूटपाट एवं चोरी डकौती पर आमदा हो गए थे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे गुनाह क्षमा करें और हमें अपनी प्रजा के रूप में स्वीकार करें। जसवीर ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करके तुम्हें खेती-बाड़ी के लिए ज़मीन देने की व्यवस्था करता हूँ। पर तुम तो यहाँ केवल 50 के लगभग लोग हो, बाकी और कहाँ है? निश्चय ही तुम लोगों की संख्या 50 से कहीं अधिक होनी चाहिए, चित्रसेन ने कहा। जसवीर बोला, महाराज, जब सर्वत्र यह समाचार फैल जाएगा कि आपने हमें क्षमा करके हमें एक नागरिक की हैसियत से राज्य की सुरक्षा में ले लिया है, तब बाकी बचे लोग भी आपकी शरण में आ जाएंगे। अमरपाल को अब भी पूरा विश्वास नहीं था। उसने गुप्त रूप से चित्रसेन के कानों में कहा, महाराज, इन लोगों की बातें विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती। मैं तो सोचता हूँ कि इन्हें तब तक कारागार में बंदी बनाकर डाल दिया जाए जब तक हम इस बात का पता ना लगा ले कि इनके पीछे द्रोही नागवर्मा का हाथ है अथवा नहीं, और ये लोग अब भी नागवर्मा से किसी रूप में जुड़े हैं या नहीं। अमरपाल, यह उचित नहीं है। इससे मेरा वचन भंग होगा और जनता में मेरे वचन का कोई मूल्य न रह जाएगा। चित्रसेन ने असहमत होकर कहा, फिर हम किसी और तरीके से इनकी परीक्षा लेते हैं। मैं इनमें भय पैदा करता हूँ। यह कहकर अमरपाल ने लुटेरों की ओर मुड़कर कठोर स्वर में कहा, आप लोग सुनो। हमारे महाराज की यह पक्की धारणा है कि तुम में से कुछ लोग अवश्य ही नागवर्मा और ज्वालाद्वीप के भाग चर्मदारियों के नेता करवीर का पता जानते हो। अगर तुम लोग सच्ची बात प्रकट ना करोगे तो हमारे महाराज तुम्हारे सिर कटवा देंगे। अमरपाल के मुंह से यह धमकी सुनकर लुटेरों के नेता जसवीर ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। उसके साथ उसके अनुचरों ने भी अपनी बंधी हुई मुट्ठी को आगे कर दिया। तब जसवीर ने पूरी तरह निर्भय और दृढ़ स्वर से चित्रसेन से कहा, महाराज, हम लोग हित और हानि दोनों के लिए तैयार होकर आपके पास आए हैं। देखिए, हमारे मुट्ठियों के अंदर क्या है। इनमें है पल भर में जान देने वाला कालकूट विष। आपके सैनिक हमें स्पर्श कर सके इससे पहले ही हम इस विष के द्वारा अपने प्राण दे सकते हैं। मैं आपके विश्वास के लिए एक बार और शपथ खाता हूँ कि हम उस नागवर्मा और करवीर के बारे में सचमुच ही कुछ नहीं जानते। लुटेरों के नेता जसवीर की बात सुनकर चित्रसेन तथा अमरपाल निश्चिंत हो गए और उन्हें उसकी बात पर पूरा यकीन हो गया। चित्रसेन ने वहाँ जमा लुटेरों की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम सब लोग हमारी प्रजा हो और राज्य के अन्य नागरिकों की भांति ही मान्य हो। तुम्हें वे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो अन्य नागरिकों को प्राप्त है। मैं तुम्हें राजधानी के निकट की खेती की ज़मीन देने की व्यवस्था करता हूँ। चित्रसेन का आश्वासन पाकर सभी लुटेरे एक स्वर में जय जयकार कर उठे, महाराज चित्रसेन की जय। उनके नारों से सारा राजभवन गूंज उठा। जब राज्य में फैले अन्य लुटेरे दलों को यह समाचार मिला कि महाराज चित्रसेन ने किसी भी लुटेरे को दंड नहीं दिया है, बल्कि उन्हें ज़मीन दी है तथा नागरिक का अधिकार दिया है, तो सारे दलों के एक नेता एकत्रित होकर राजधानी कपिलपुर में प्रवेश किया और राजा चित्रसेन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा चित्रसेन के मन में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि उसका शासन अब सुचारू रूप से चलेगा और उसमें अब किसी तरह की अराजकता जन्म नहीं लेगी। फिर भी यदा कदा उसके मन में यह संदेह अपना सिर उठाया कि राजद्रोही नागवर्मा कहाँ है, वह जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो उसकी गतिविधियाँ क्या है। उसके मन में सदा यह शंका रह गई। सेनापति अमरपाल राजा चित्रसेन को बराबर यही बताता कि निश्चय ही नागवर्मा करवीर के साथ ज्वालाद्वीप में चला गया है और वह किसी भी दिन उस भयंकर पक्षियों के साथ राज्य पर हमला कर सकता है। राज्य में सब कुछ ठीक चलते हुए भी चित्रसेन को नागवर्मा की चिंता थी। उसका चित्त व्याकुल रहता। तभी उसकी पत्नी कांतिमती गर्भवती हुई। चित्रसेन की चिंता और अधिक बढ़ गई। जन्म लेने वाला शिशु लड़का हो या लड़की, वह उग्राक्ष की अमानत होगा। उसे 5 साल तक पाल पोसकर
राक्षसों के नेता उग्राक्ष को समर्पित करना होगा। 9 महीने बाद रानी कांतिमती ने एक दिन सूर्योदय के समय एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सारे राज्य में आनंद मनाया गया। उत्सव के रंगारंग के बीच ही उग्राक्ष राजभवन में पहुंचा और उसने नवजात राजकुमार को दूर से ही देखा और आनंद के कारण बच्चे की तरह उछल पड़ा। महाराज, आज से 5 वर्ष बाद यह बालक मेरा हो जाएगा, उग्राक्ष ने कहा। समय बीतता गया। इस बीच जनता में इस बात की चर्चा फैल गई कि रात में आकाश में जलते हुए शोलों की तरह कोई चीज़ दिखाई देती है। वे शोले हो ना हो, अग्निपक्षी ही है। धीरे धीरे यह समाचार चित्रसेन तक भी पहुंचा। राज्य में चारों तरफ फैले गुप्तचरों ने इस समाचार की पुष्टि की कि वे शोले नहीं, अग्निपक्षी ही है। राजा चित्रसेन के ऊपर यह एक नई विपत आ गई। इस बीच राजकुमार अमित सेन भी 5 वर्ष का हो गया। एक दिन प्रातःकाल राक्षस उग्राक्ष तूफान की तरह आया और राजमहल के सामने खड़ा हो गया। महाराज, मैं राजकुमार को लेने आया हूँ, राजकुमार कहा है। उग्राक्ष खुशी से उतावला हो रहा था। उग्राक्ष, थोड़ा रुको, राजकुमार अभी आ रहा है, उसे नए वस्त्राभूषणों से सजाया जा रहा है, चित्रसेन ने उत्तर दिया। राजा चित्रसेन के चेहरे पर किसी प्रकार का दुख अथवा चिंता का भाव न देखकर उग्राक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। राजा चित्रसेन अपनी प्रथम संतान को इतने निश्चिंत भाव से मुझे दे रहे हैं। कहीं राजकुमार अंधा या लंगड़ा तो नहीं? उग्राक्ष इस प्रकार सोच ही रहा था कि दासियाम एक स्वस्थ सुंदर सुसज्जित बालक को लेकर उसके सामने उपस्थित हुई और बालक को उग्राक्ष के सामने खड़ा कर दिया। उग्राक्ष उत्साह में आकर तालियां बजाने लगा और उसने उसे उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया। उग्राक्ष ने चित्रसेन से कहा, महाराज, आपने अपने वचन का पालन करके मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह कहकर उग्राक्ष चल पड़ा। उसने दुर्ग का द्वार पार करके जंगल में प्रवेश किया। उग्राक्ष अभी कुछ ही दूर चला था कि उसके कंधे पर बैठे बालक ने हट करके कहा, बाबा, मुझे पेड़ के नीचे पड़ी वह सूखी लकड़ी चाहिए। उग्राक्ष ने बालक को कंधे पर से उतारा और सूखी लकड़ी लाकर बालक के हाथ में देते हुए प्यार से पूछा, बेटा, तुम यह लकड़ी लेकर क्या करोगे? रसोई घर में अगर कोई कुत्ता या मुर्ग आएगा तो उसे भगा दूंगा, बालक ने उत्तर दिया। बालक का उत्तर सुनकर उग्राक्ष चौंक पड़ा। एक राजकुमार के मुंह से यह कैसी विचित्र बात! रसोई घर के कुत्ते मुर्गों को भगाने के काम से राजपुत्र का क्या संबंध? बेटा, तुम्हारा पिता क्या काम करता है? उग्राक्ष ने पूछा। रसोई घर में खाना पकाता है। जब कोई कुत्ता मांस या दूसरे खाने पर झपटता है तो मैं उसे भगा देता हूँ। अब मैं उसे इस लकड़ी से पीट दिया करूँगा, लड़के ने उत्तर दिया। आह, धोखा, ऐसा धोखा! खानसामे के लकड़े को राजकुमार बताकर मुझे सौंप दिया। उग्राक्ष का चेहरा विकराल हो गया। उसने रौद्र रूप धारण किया और लड़के को अपने कंधे पर बिठाकर हुंकार करता हुआ कपिलपुर के दुर्ग की ओर चल पड़ा।